हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक से दो बार इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। यानी महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्प आयु यानी 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। यानी अल्प आयु में ही उनका जो है कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का शिक्षा ग्रहण किया। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, याद रखिएगा। और इनका उपनाम क्या था? उपनाम कब्बा गांधी था। कब्बा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की इन्होंने यात्रा भी की। अपने सहयोगियों के सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक जो है अखबार निकाला और यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स यानी याद रखिएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स में, ठीक है, 1904 में। यह कहां पर था? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह अगर बात करें तो मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी, याद रखिएगा, दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदार सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से जो है उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज की सत्ता नहीं जो है मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। यानी सत्याग्रह के दौरान इन्होंने हड़ताल को सबसे अंतिम पायदान पर रखा था हथियार के रूप में, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। देखिए, इसे उन्होंने अग्नि बाण कहा है। किसको? तो उपवास को। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था, सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी
24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्होंने गांधी जी अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाए या मानते थे। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधिक कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। ठीक है। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका मतलब था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय रहना, यानी ग्राम पंचायत पर जोर देते थे। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य या सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या सत्य और अहिंसा से उत्थान होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, बिहार के चंपारण से। गांधी जी का भारत में पहला यह सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने द अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। तो याद रखिएगा, जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। ये काफी महत्वपूर्ण बुक है, इन्होंने पढ़ा था। जॉन रस्किन के द्वारा ये लिखा गया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को ही चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। धर्मनिरपेक्ष लेखों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखना और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक असहयोग का ये आधार बना। गांधी जी
अगर बात करें तो गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। जीवन का कह सकते जिस तरह शरीर सांस लेने पर ही जीवित रह सकता है, हरिजन सेवा उसी तरह है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों गुजरात में ये मतलब कि संघर्ष हुआ, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का जो आंदोलन था औद्योगिक मजदूरों का ये आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। सत्याग्रह की ये पहली घटना थी, चंपारण सत्याग्रह। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना जरूरी है, अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना गया। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी जो है करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए अगर बात करें तो राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। इन्हें अपना जो है समस्या बताया था और उन्हें आने के लिए न्योता दिया। तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, एच.एस. पोलाक इत्यादि लोग शामिल थे। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था, इंटरफेयर करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को जो है एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की भी धमकी दे दी गई। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने जो है 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी। भू राजस्व उगाही जो है स्थगित नहीं की गई थी। इसी मुद्दे पर जो है महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो, याद रखिएगा, अगर बात करें तो आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को इन्होंने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे।
30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रयूज के नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था, जुड़ाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे, अच्छे संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित में हुआ था, रायपुर में। इसका अतिरिक्त वे नवंबर में भी जो है यहां आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी 1930 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को जो है अगर बात करें तो पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनके मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, यानी हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। तो याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, करमचंद गांधी दीवान थे, कहां के दीवान थे? करमचंद गांधी कहां के दीवान थे? करमचंद गांधी दीवान थे, याद रखिएगा। अगर बात करें तो पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, यानी उपयुक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। और याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम किनका था? आप कमेंट करके बताइएगा। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो याद रखिएगा, श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट में स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलाल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से जो है विधि यानी लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम था?
उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी डी ऑप्शन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 लाइन है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी हिंदी तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फोरम की जो है स्थापना की, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? सही जवाब है द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन ए। 5 नंबर है, फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म कहां है? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 6 नंबर है, एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी, महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के, यानी डी ऑप्शन। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर जो है अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। 7 नंबर है, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? सही जवाब है सत्य और अहिंसा, यानी बी ऑप्शन। सत्य और अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। 8 नंबर है, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, यही अहिंसा का, जो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। सत्य और अहिंसा को स्वीकार किया जाना चाहिए। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का सिद्धांत, अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि अहिंसा के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। 9 नंबर है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी जी के संदर्भ में कौन सा जो है जो दिया गया ऑप्शन में सही है? तो याद रखिएगा, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, यह है इनके संदर्भ में कथन जो सही है, डी ऑप्शन। गांधी जी के राज्य से संबंधित विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के, यानी लोगों के हित के साथ साथ समाज का भी हित करना चाहते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी जो है झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी जो है कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? सही जवाब है हड़ताल, यानी डी ऑप्शन। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। 11, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये जो है कथन सही नहीं है। पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका कहने का मतलब है कि जो सत्याग्रही है इसका उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है, यही उनका सिद्धांत था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है।
और 12 नंबर है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? हिंसा का क्रूरतम रूप है, हिंसा का क्रूर रूप क्या है आप बताइए? तो गरीबी का स्थायित्व, गरीबी का जो स्थायित्व है, यानी गरीबी का बना रहना। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का जो स्थायित्व है हिंसा का क्रूरतम रूप है। देखिए, पोवर्टी इज द वर्स्ट फ्रॉम ऑफ वायलेंस, यानी जो गरीबी है इसका स्थायित्व, जो स्थायित्व है हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया था? गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया? सेल्फ कंट्रोल, याद रखिएगा, आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था। 14 नंबर है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो याद रखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 ईयर्स रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे। 15 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो सही जवाब है 1915, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, ट्रेन से उतार दिया गया था? तो सही जवाब है पीट मारिसबर्ग, पीट मारिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पिटमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। 17 नंबर है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो बताइए, कलकत्ता अधिवेशन 1901, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था सर्वप्रथम। 18 नंबर है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है किस नगर के बाहर जो है स्थित है? तो याद रखिएगा, जिस नगर के बाहर साबरमती आश्रम स्थित है वो है अहमदाबाद, बी ऑप्शन, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे जो है स्थानांतरित कर दिया गया। 19 नंबर है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था, इसे कहा जाता था, याद रखिएगा, सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो याद रखिएगा फिनिक्स, बी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में जो है वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था, फिनिक्स यानी दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। 21, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था?
तो दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहां पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल और सेवा का भी कार्य किया था। 22, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है। वह साध और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। 23 नंबर है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। जन कल्याण के लिए सक्रियता, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता को या विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।